बुलेट ट्रेन, ये नाम सुनते ही दिमाग में रफ्तार आती है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ स्पीड की नहीं है। असल में ये एक पूरी की पूरी क्रांतिकारी ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली है। एक ऐसा आइडिया जिसने देशों के सोचने का तरीका, उनके शहरों का नक्शा और उनकी अर्थव्यवस्था सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पता है इस प्रोजेक्ट का असली नाम क्या था? सपनों की सुपर लिमिटेड एक्सप्रेस। जी हाँ, ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये उस जापान की कहानी है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी राख से उठकर दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो टेक्नोलॉजी में क्या कर सकता है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये एक राष्ट्र का सपना था। तो आज हम इसी सपने की कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम जानेंगे कि ये सपना कैसे हकीकत बना, इसके पीछे का साइंस क्या है और इसने दुनिया को कैसे बदला। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। बात है दूसरे विश्व युद्ध के बाद के जापान की। देश की इकोनॉमी तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसकी जो मेन रेल लाइन थी, टोकाइडो लाइन, वो पूरी तरह से ठप होने की कगार पर थी। मतलब देश की तरक्की एक पटरी पर आकर रुक गई थी। ये कोई मामूली लाइन नहीं थी, ये टोक्यो और ओसाका को जोड़ने वाली देश की धड़कन थी। सोचिए, इसी एक पटरी पर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें, धीमी मालगाड़ियां और लोकल पैसेंजर ट्रेनें सब एक साथ चल रही थी। नतीजा, एक भयानक ट्रैफिक जैम। जापान का पूरा इकोनॉमिक फ्यूचर इसी एक लाइन पर दांव पर लगा था। और मजे की बात यह है कि बुलेट ट्रेन का आइडिया कोई नया नहीं था, ये तो 1939 में ही आ गया था। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 1959 में इस प्रोजेक्ट को धूल झाड़कर बाहर निकाला गया और इस बार एक डेडलाइन थी। और क्या डेडलाइन थी? 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स से ठीक पहले से तैयार करना था। सिर्फ 5 साल में एक ऐसा काम जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। और हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी के भी 2 हीरो थे। पहले शिंजी सोगो, जापान नेशनल रेलवे के प्रेसिडेंट। ये वो विजनरी थे जिन्होंने हर पॉलिटिकल और फाइनेंशियल अड़चन को पार किया। और दूसरे हिदेयो शिमा, चीफ इंजीनियर, वो इंजीनियरिंग जीनियस जिन्होंने इस सपने को लोहे और बिजली से हकीकत में बदल दिया। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि बुलेट ट्रेन में ऐसा क्या खास है? क्यों ये आम ट्रेनों से इतनी अलग है? बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, असल में ये पूरा का पूरा सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। आइए समझते हैं कि कैसे। जापान में इसे कहते हैं शिंकानसेन और इसका मतलब बहुत सिंपल है, नई मेन लाइन। ये नाम ही इसकी सबसे बड़ी खासियत बता देता है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि इसके लिए बनाया गया एक बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग एक डेडिकेटेड रेल नेटवर्क है। अब जरा फर्क देखिए। एक तरफ है हमारी आम ट्रेनें, वो मालगाड़ियों के साथ ट्रैक शेयर करती हैं। अक्सर पटरियां भी थोड़ी संकरी होती हैं और बीच बीच में सड़कें भी ट्रैक को क्रॉस करती हैं। वहीं दूसरी तरफ है शिंकानसेन। इसके ट्रैक सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए हैं, कोई और ट्रेन नहीं। पटरियां चौड़ी हैं ताकि ट्रेन स्टेबल रहे और सबसे जरूरी, कोई रोड क्रॉसिंग नहीं। पूरा सिस्टम बंद है। इसका डिजाइन क्रैश सहने के लिए नहीं, बल्कि क्रैश को होने ही न देने के सिद्धांत पर बना है। और यही इसकी स्पीड और सेफ्टी का सबसे बड़ा राज है। तो सवाल ये है कि ये ट्रेनें आखिर इतनी तेज चलती कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स और कमाल की इंजीनियरिंग के एक शानदार कॉम्बिनेशन में। देखिए, जब कोई चीज बहुत तेजी से चलती है तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है हवा, जिसे हम कहते हैं एरोडायनामिक ड्रैग। और ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। अगर आप स्पीड डबल करते हैं तो हवा का दबाव 4 गुना बढ़ जाता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए इंजीनियर्स डेविस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इस इक्वेशन की गहराई में नहीं जाते, बस इतना समझ लीजिए कि इसमें जो v² वाला हिस्सा है वही सारी कहानी कहता है। स्पीड बढ़ी और हवा का प्रतिरोध रॉकेट की तरह बढ़ गया। तो इस दुश्मन से लड़ने के लिए इंजीनियर्स ने कमाल के डिजाइन बनाए। सबसे पहले तो ट्रेन की वो लंबी नुकीली नाक। पता है ये आइडिया कहाँ से आया? एक चिड़िया से। किंगफिशर पक्षी जो पानी में बिना छपाक किए डुबकी लगाता है, उसी की चोंच से प्रेरणा लेकर ये नाक बनी है। और जापान में तो ये नाक 15 मीटर तक लंबी होती है। क्यों? ताकि जब ट्रेन सुरंग में तेजी से घुसे तो एक धमाके जैसी आवाज, जिसे टनल बूम कहते हैं, वो ना हो। और हाँ, पूरी बॉडी हल्के लेकिन मजबूत एल्यूमिनियम से बनी है। एक और बहुत बड़ा गेम चेंजर था पावर देने का तरीका। पुरानी ट्रेनों में क्या होता है, एक भारी सा इंजन आगे लगकर पूरी ट्रेन को खींचता है, लेकिन बुलेट ट्रेन में ऐसा नहीं है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम है। मतलब एक इंजन नहीं, बल्कि ट्रेन के कई डिब्बों के नीचे अपनी अपनी छोटी छोटी मोटरें लगी होती हैं। इसके फायदे बहुत सारे। वजन पूरी ट्रेन में बराबर बढ़ जाता है, पटरी पर पकड़ मजबूत होती है और मान लीजिए अगर कोई 1-2 मोटर खराब भी हो गई तब भी ट्रेन चलती रहती है। कमाल है ना? तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने सिर्फ सफर का तरीका नहीं बदला, इसने पूरे के पूरे देश को बदल दिया। चलिए अब देखते हैं कि इसका समाज, इकोनॉमी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ा। ये नंबर देखिए, 400 मिलियन यानी 40 करोड़। अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या है? ये वो घंटे हैं जो हर साल सिर्फ जापान में लोग शिंकानसेन की वजह से बचाते हैं। 40 करोड़ घंटे। सोचिए इस समय की कीमत क्या होगी। और जाहिर है, जब इतने सारे लोग ट्रेन से सफर करने लगते हैं तो सड़कों पर गाड़ियां कम हो जाती हैं। इसका सीधा मतलब है कम ट्रैफिक जैम। टोक्यो, पेरिस, बीजिंग, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में हाई स्पीड रेल ने सड़कों का बोझ काफी हल्का किया है।
अब बात करते हैं पैसे की, यानी इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। इसका असर भी जबरदस्त रहा है। छोटे शहरों का विकास होता है, टूरिज्म बढ़ता है, नई नौकरियां बनती हैं, लोग काम के लिए आसानी से एक शहर से दूसरे शहर आ जा सकते हैं। जिन इलाकों में स्टेशन बनते हैं वहां जमीन की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और हाँ, पर्यावरण के लिए तो ये हवाई जहाज या कार से कई बेहतर ऑप्शन है। अगर इसकी कामयाबी का एक सबूत चाहिए तो बस उसी पहली टोकाइडो शिनकानसेन लाइन को देख लीजिए। सालों बाद आज भी ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिजी हाई स्पीड लाइन है। हर घंटे औसतन 23,000 से ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं। हर घंटे! ये वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बुलेट ट्रेन के फायदों के साथ साथ कुछ बड़ी चुनौतियां और सवाल भी जुड़े हैं। तो एक तरफ हैं जबरदस्त फायदे, इकोनॉमी बढ़ती है, सफर में टाइम बचता है और सेफ्टी रिकॉर्ड तो बेमिसाल है। लेकिन दूसरी तरफ है नुकसान। सबसे पहला और सबसे बड़ा, पैसा। इन प्रोजेक्ट्स में बेहिसाब पैसा लगता है। दूसरा, एक साइफोन इफेक्ट का खतरा भी होता है। मतलब, क्या ये ट्रेनें छोटे शहरों से टैलेंट और पैसा खींचकर बड़े शहरों की तरफ ले जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, विकास के लिए ये एक शानदार रास्ता तो है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? क्या बुलेट ट्रेन हर देश के लिए हर स्थिति में सही जवाब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। हर देश को अपनी जरूरतें और अपनी जेब देखकर ही ये फैसला लेना होता है। टेक्नोलॉजी तो लाजवाब है, लेकिन इसके साथ जो समझौते करने पड़ते हैं वो भी उतने ही बड़े हैं।